तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, चैप्टर 13, जिसमें हम एक्सरसाइज और स्पेशली हमारा फोकस इस वीडियो में एमसीक्यूज़ के ऊपर होगा ज़्यादा डिटेल के साथ। यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपके पास व्हेन कम्बिंग और हेयर, जब हम अपने बालों को कंघी करते हैं, वी शिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आवर हेयर ऑन टू द कम। तो इस प्रोसेस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे बालों से कंघी की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। द चार्ज ऑन और हेयर इज़, तो हमारे ज़ाहिर बात है इस प्रोसेस में हमारे पास कंघी के ऊपर भी चार्ज आएगा और हमारे बालों के ऊपर भी चार्ज आएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास जो हेयर के ऊपर जो चार्ज आएगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ज़ीरो होगा या इनफाइनाइट होगा। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम आए तो मैंने ड्रा करने की कोशिश की है। मेरे पास ये कंघी है और ये कोई भी बंदा है जिसका हेयर है वो कम्बिंग करना चाहते हैं अपने हेयर्स को। तो अगर इस प्रोसेस के दौरान क्या हो जाता है, वी शिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आवर हेयर ऑन टू द कम, यानी कि हेयर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। जब हेयर से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो हेयर से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, कंघी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, जब हेयर से इलेक्ट्रॉन चले गए तो वहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होंगे इस तरीके से। ठीक है, जारी बात है जहाँ से चार्ज चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो हमारे पास उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो गई बालों से कंघी की तरफ। तो बालों से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गई कंघी की तरफ। तो जारी बात है कंघी के ऊपर जो हमारे पास कॉम्ब है उसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और बालों से हमारे पास इलेक्ट्रॉन चले गए तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस केस में बालों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो चार्ज ऑन और हेयर इज हम पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है, तो हमने बड़ी डिटेल से समझ लिया कि हमारे पास बालों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्यों आएगा। और ये हमारे पास रबिंग का प्रोसेस है जिसके तरीके से हम किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी, सेकंड एमसीक्यूज़ को हम रीड आउट करते हैं। द यूनिट ऑफ चार्ज इज़, हमारे पास चार्ज का जो यूनिट होता है तो हम जानते हैं कि तो फेराड हमारे पास कैपेसिटेंस का यूनिट है, वोल्ट हमारे पास वोल्टेज का यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का या ईएमएफ का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, स्मॉल लेवल पर तो हम यहाँ पर लिखेंगे वोल्ट, कूलम। कूलम हमारे पास जो है चार्जेस का जो यूनिट है वो हम कूलम में नापते हैं। और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास 1.6 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो इसका मतलब है कि चार्ज के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो कूलम है। MCQs 3 को पहले हम रीड आउट करते हैं जो हमारे पास बोर्ड के ऊपर है। इनिशियली स्फीयर ए हैज़ अ चार्ज ऑफ -50 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास दो स्फीयर्स है तो हम एक्सप्लेनेशन में डायरेक्टली सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारे पास एक स्फीयर ये है जिसका नाम हमारे पास है स्फीयर ए, और उसके ऊपर हमारे पास 50 चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है इजाफी। माइनस का मतलब है कि इस स्फीयर ने 50 इलेक्ट्रॉन गेट की है, हासिल की है। एंड स्फीयर बी हैज़ अ चार्ज ऑफ +20, और एक और स्फीयर जो साथ में पड़ा है उसके ऊपर हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज है लेकिन प्लस की सूरत में। तो हम कह सकते हैं कि इसने 20 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। ये एक ऐसा स्फीयर है जिसने 20 इलेक्ट्रॉन लॉस की है और हमने कहीं से भी ला के इधर रख दिया। एक और स्फीयर है हमारे पास ये जिसने किसी से भी कोई भी हो जिससे भी हो इसने उससे से 50 इलेक्ट्रॉन्स गेन की है। जिसका मतलब है कि इस स्फीयर के ऊपर हमारे पास -50 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ज़्यादा है, और इस स्फीयर बी के ऊपर हमारे पास +20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि इसके साथ 20 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, वही लिखा है द स्फीयर आर मेड ऑफ कंडक्टिंग मटीरियल। ये दोनों कंडक्टिंग मटीरियल से बने हुए हैं, एक प्रॉपर्टी इन दोनों की ये है। एंड आर आइडेंटिकल इन साइज, और दोनों का साइज भी बराबर है। तो क्या करना है, इफ़ द स्फीयर देन टच, इनके ऊपर चार्ज है जिसको 20 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके ऊपर 50 इलेक्ट्रॉन इजाफी है, दोनों ने एक दूसरे को टच किया तो हमने एक दूसरे को कंडक्ट कर दिया, कोई कंडक्शन प्रोवाइड की, दोनों को रास्ता दिया चार्जेस को। व्हाट इज़ द रिजल्टिंग चार्ज ऑन स्फीयर ए, तो ए के ऊपर कितना चार्ज रह जाएगा। तो हम इधर सोल्यूशन की तरफ आते हैं, और जब हम दोनों स्फीयर्स को एक दूसरे के साथ टच करते हैं, ये दोनों स्फीयर जो है ये हमारे पास साइज़ में आइडेंटिकल है और सेम कंडक्टिंग मटेरियल से बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों स्फीयर हमारे पास एक जैसी है। जब ये हम टच करेंगे तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, इसके साथ जो 50 इजाफी इलेक्ट्रॉन है और उसको 20 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना 20 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पूरा करेगा, यानी कि ये न्यूट्रल बन जाएगा। इसकी मदद से स्फीयर बी न्यूट्रल हो जाएगा, तो स्फीयर ए के साथ 30 इलेक्ट्रॉन इजाफी रह जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके साथ -30 इलेक्ट्रॉन इजाफी रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन
इसके बाद ऐसा होता है कि ये दोनों बॉडीज़, एक बात तो ये है कि दोनों कंडक्टिंग है, तो इनमें से चार्जेस ट्रेवल कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी, जिनके हम इसको स्फीयर ए और बी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरी खुसूसियत इनकी ये है कि दोनों का साइज़ सेम है। जब साइज़ सेम है तो हमने कहा था कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पुश करते हैं, तो ये अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों स्फीयर बिहेव लाइक अ वन बॉडी, एक बॉडी की तरह, क्योंकि टच है, कंडक्टिंग है, तो एक बॉडी की तरह बिहेव करेंगे। तो अब यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बराबर के, इस तरफ पर भी चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसके साथ अब इजाफी 15 इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करके दोनों मटेरियल के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो 15 इलेक्ट्रॉन एक के ऊपर रह जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन इधर रह जाएंगे और 15 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दोनों कंडक्टिंग है। और यहाँ पर बराबर इलेक्ट्रॉन इसलिए आ जाएंगे कि दोनों का साइज़ जो है वो भी सेम है और दोनों आइडेंटिकल है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक बॉडी के साथ ये एक जगह पर आप इसको चिमटे हुए नहीं रख सकते। अगर आप इसको कोई कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो ये दूसरी बॉडी पे भी चले जाएंगे। और ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है ये किसी भी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट में सबसे बाहर सरफेस तक कोशिश करते हैं कि बाहर चले जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मौजूद है तो इसके लिए जब दोनों स्फीयर्स एक बन जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक और यहाँ, मतलब इस दोनों स्फीयर्स के ऊपर अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये स्फीयर और ये स्फीयर आपस में साइज में बराबर है तो दोनों के ऊपर बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि स्फीयर ए के ऊपर अब रिजल्टिंग चार्ज होगा वो -15 इलेक्ट्रॉन का होगा और बी के ऊपर हमारे पास भी -15 इलेक्ट्रॉन का होगा। तो हमारे पास यहाँ पर चॉइस बी करेक्ट है, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारे पास MCQs 4, सबसे पहले हम इसको रीड आउट करते हैं। एफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, हमारे पास अगर दो चार्ज पार्टिकल है और उनके दरमियान कोई ये चार्ज पार्टिकल Q1 है, ये चार्ज पार्टिकल Q2 है और उनके दरमियान कोई डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको मैं सपोज R से शो करूँगा, इज़ हाफ, उनको हमने हाफ कर दिया। जो पहले हमारे पास मैं कुछ इस तरह लिखूँगा कि अगर मेरे पास पहले इसके दरमियान फासला R और फिर हमारे पास डबल R हो गया, तो आप इस तरह कह दें कि हमारे पास इस केस में ये कोई चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है और इनके दरमियान जो फासला है वो 2R है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो चार्जेस दो मौजूद थे पहले Q1 Q2, उनके दरमियान फासला 2R था, तो फिर हमने उसको हाफ करके R बना दिया, ठीक है। द कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स बिकम्स, तो उनके दरमियान जो कूलम फोर्स होगा उनका क्या बनेगा। तो अगर हम इसके लिए कैलकुलेट करने की कोशिश कर ले और इसके लिए कैलकुलेट करने की कोशिश कर ले तो हम फोर्स और आर के दरमियान कोई रिलेशन इस तरह भी ले सकते हैं कि हमने कहा था कि हमारे पास जो कूलम लॉ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है दोनों चार्ज के दरमियान फासले के स्क्वायर के, ये कूलम लॉ में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास फोर्स किस चीज़ के बराबर है, 1/r² की। तो मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी को इज इक्वल टू और कांस्टेंट को इग्नोर कर लूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अगर इस केस में मैं लिखना चाहूँगा तो मेरे पास होगा f डैश, क्योंकि ये अब वो फोर्स नहीं रहेगा क्योंकि वो डिस्टेंस अब नहीं है, अब इस डिस्टेंस को हम r नहीं बल्कि 2r कहते हैं, तो मैं उसको r की जगह 2r लगाऊंगा और स्क्वायर लूँगा। तो मेरे पास जो फोर्स होगा 1/4r² हो जाएगा, यानी कि f डैश इज इक्वल टू 1/4 और r² की जगह मैं ये r² और ये r² एक ही चीज़ है ना, इसकी जगह मैं f लगा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम r को डबल करते हैं तो फोर्स 4 गुना कम होगा, ठीक है। अगर आप r को हाफ करते हैं तो फोर्स 4 गुना ज़्यादा होगा, तो हम 4 टाइम्स लगाएंगे। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर आप फोकस कर ले, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि उसी रिलेशन से अगर हम कांस्टेंट को इग्नोर कर ले तो मैं लिख सकता हूँ 1/r²। मतलब कि मैं r को जब बढ़ाऊँगा तो फोर्स कम होगा, मैं r को कम करूँगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। सिंपल। यहाँ पर कहते हैं कि मैं r को जब डबल करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास जो फोर्स होगा वो 4 गुना कम होगा। मेरे पास जब r हाफ होगा तो मेरे पास फोर्स जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इस केस में जब मैं r को बढ़ाता हूँ यानी कि r से उसको 2r बनाता हूँ तो मेरे पास फोर्स जो है वो 4 गुना कम होता है। अब रिवर्स में चले जाए, मेरे पास पहले जो फोर्स था वो F/4 था, जब मैंने फासला 2r लिया तो ये F/4 था, लेकिन जब मैंने फासला सिंगल r लिया तो ये F बन जाएगा। तो अब देखिए F और F/4 में कितना फ़र्क है, यानी कि ये फोर्स
हमारे पास इससे 4 गुना ज़्यादा है, और ये हमारे पास 4 पर तकसीम करेंगे तो और ज़्यादा कम होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप दोनों के दरमियान फासला हाफ कर दे तो हमारे पास जो फोर्स होगा वो 4 गुना ज़्यादा होगा। अगर आप इनके दरमियान फासला 3 गुना कम कर दें तो हमारे पास जो फोर्स होगा वो 9 टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, हम इसको यहाँ से समझ सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो फोर्स होगा वो 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। और जारी बात है कि जब आप डिस्टेंस को हाफ करते हैं यानी कि कम करते हैं तो फोर्स तो ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम करने से फोर्स ज़्यादा होता है, उनके दरमियान डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन है। तो हाफ करने से मतलब कम होता है, तो ये भी नहीं है। 1/4 1/4 रहता है, तो ये भी नहीं है। डबल या 4 टाइम में कोई है तो डबल भी नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है, तो लिहाजा हमने फोर्स को 4 टाइम बढ़ाना है। सबसे पहले रीड करते हैं हम इसको। द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट, जो हमारे पास कूलम लाता, सबसे पहले मैं एक्सप्लेनेशन में वो कूलम ला लिखूँगा कि F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय हम लिखते हैं R²। ये कूलम ला है। इसमें हमारे पास जो K है इसको हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं, और ये हमारे पास फर्दर बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जिसको हम मीडियम परमिटिविटी कहते हैं। इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। इस हवाले से अगर आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो 10 क्लास और सेकेंडरी क्लास में फिज़िक्स के प्लेलिस्ट में आपको कूलम ला और इससे रिलेटेड जो मीडियम परमिटिविटी पे रिलेटेड आपको लेक्चर बड़ा डिटेल से मिलेगा। तो ये कहता है कि हमारे पास जो कूलम कांस्टेंट में हमारे पास K आता है उसकी वैल्यू डिपेंड करता है द वैल्यू ऑफ चार्जेस के ऊपर। तो वैल्यू ऑफ चार्जेस के ऊपर नहीं करता, क्योंकि हमने कूलम लॉ में कहा था कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। तो इनकी वैल्यू जब बढ़ जाएंगी तो फोर्स ज़्यादा होगा, तो इसका K के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये चॉइस गलत है। C की तरफ जाते हैं, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो इसका हमने ऑलरेडी जिक्र किया है कि जो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वो कुछ R और F के दरमियान कहानी है, उसका K के साथ कोई लेना देना नहीं है, और आल में भी नहीं आ सकता। तो हमारे पास ये करेक्ट है मटेरियल मीडियम के ऊपर, क्योंकि अगर हम कूलम लॉ को देखें तो K हमारे पास फर्दर बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 भी कांस्टेंट, 1 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास मीडियम परमिटिविटी है, यानी कि अगर आप इन दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम इस्तेमाल करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैक्यूम के लिए अपनी वैल्यू है, आप वो लगाएंगे। अगर उनके दरमियान कोई और मटेरियल मीडियम इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन होगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास करेक्ट चॉइस मटेरियल मीडियम है। इस MCQs में कहते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम रीड करते हैं, एन एडिशनल कैपेसिटर इज एडेड टू अ ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स ऑलरेडी कनेक्टेड इन सीरीज़। कि हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स हैं जिनको हमने सीरीज़ में लगाए हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, और इनको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में हम आते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ। और इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इस कैपेसिटर का नाम C1 है, इस कैपेसिटर का नाम C2 है। तो इसकी जब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करते हैं वो हमारे पास C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 होगा, ये कहते हैं। और इससे कोई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी, और ये हमने कहा था कि अगर आप पैरेलल में लगाएंगे तो हमारे पास जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट होगा। अगर आप बीच में एक और कैपेसिटर्स ऐड करते हैं इस तरीके से, जो कि C3 हो जाएगा, तो फिर हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो C1 C2 C3 डिवाइड बाई C1 C2 प्लस C1 C2 C3 प्लस C1 C3। और इस सूरत में हमारे पास जो नेट कैपेसिटेंस होगी वो और भी ज़्यादा कम होगी, तो हम डिक्रीज़ लिखेंगे। और ये हमने कहा था कि रेजिस्टर्स हो या कैपेसिटर्स हो, लेकिन कैपेसिटर में हमारे पास ये सब कुछ सीरीज़ में होता है। जब आप सीरीज़ में लगाएंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरह, या तीनों के लिए इस तरह बनेगा। अगर आप इसमें चौथा इंसर्ट करेंगे तो नेट कैपेसिटेंस और कम होगा। इस तरीके से आप पैरेलल में जितने भी कैपेसिटेंस ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो नेट कैपेसिटेंस की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। तो तीसरा को ऐड करने से हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगी वो और कम होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट MCQ है इस चैप्टर का 7 नंबर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर नज़र डालें, फेराड ये कैपेसिटेंस की यूनिट है, ये पोटेंशियल का नहीं है। कूलम चार्ज का यूनिट है, न्यूटन पर कूलम, वो हम चेक कर लेंगे। वोल्ट, इन दोनों में से हमारे पास कोई यूनिट है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज। तो वर्क के लिए या एनर्जी के लिए हम जौल लिखते हैं डिवाइड बाई कूलम, इसको हम कहते हैं वोल्ट। तो हमारे पास पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा जब 1 जौल काम दरकार होगा 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वोल्ट है यानी कि जौल पर कूलम के बराबर है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है। तो मैं
वोल्ट लगाऊंगा। यहाँ तक हमारे पास स्टूडेंट्स MCQs है। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंशाल्लाह आप इंतज़ार करें, हम इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल और इसके साथ साथ इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं हम इंशाल्लाह एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में आपके काम आ सके, आप घर में बैठे छुट्टियों में और आप इनसे फ़ायदा लेते रहें, आपका टाइम ज़ाया ना हो। अपने स्टूडेंट्स को आप इन्वाइट कर ले ताकि शारसेब एकेडमी को आप सपोर्ट कर ले इस लिहाज से, ताकि हम आपके लिए इस तरह के लेक्चर्स और फ्यूचर में बनाते रहें। थैंक यू। स्टूडेंट्स का साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सलूशन सिर्फ शारसेब एकेडमी पर।